में अभी पता भी नहीं चल रहा कि कैसे हुआ है कैसे नहीं। अभी आज कह रहा था मैम आज भी तबीयत ऐसी हो रही है, मुझे लगता है गाँव जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसा ही होता है कि फिर अपना काम भी और सारी चीज़ सब खत्म हो जाती है। और यहाँ दिल्ली से ज़्यादा तो गाँव में ठंड है ना, तो इन दिनों में तो अगर पसीना भी आए तो उसे भी बर्दाश्त करना चाहिए। चलो आज हमारी क्लास, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की विधाएं और जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य से उतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते हो तो इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वही पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। कल से आप लोगों को इकाई 7 लेके आनी है, इकाई 7 और 8 दोनों साथ में लेके आना। हिंदी साहित्य काव्य के भेद, या हम कहें हिंदी साहित्य की विधाएं अलग। तो हिंदी साहित्य काव्य के भेद, अब ये बात तो आप जानते ही हो कि काव्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं काव्य? अपनी बात को कविता के माध्यम से कहना ही काव्य कहलाता है, या हम कहें कि जो हमारे अंदर मनोभाव होते हैं उन मनोभाव को जब हम कविता के रूप में व्यक्त करते हैं। परिभाषा दी हुई है कि जब किसी घटना या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त यानी प्रकट किया जाता है उसे काव्य कहते हैं। और काव्य के संग्रह को ही साहित्य कहा जाता है, और वो जिस भाषा का होता है वो उस भाषा का साहित्य कहलाता है। अगर हिंदी है तो हिंदी का साहित्य कहलाएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है साहित्य को लिटरेचर कहते हैं। अगर उर्दू भाषा का साहित्य है तो उर्दू भाषा का साहित्य कहलाएगा, संस्कृत भाषा का है तो संस्कृत साहित्य कहलाएगा, इस तरह से। तो अब जो हमें पता चला कि यानी जो ये काव्य वो कविता रूप या वो मन की बातें कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से होती हैं उन्हें हम देखेंगे। तो उनके भेद जब हम देखते हैं तो काव्य को हम दो रूपों में बांट सकते हैं, एक स्वरूप के अनुसार और दूसरा शैली के अनुसार। तो स्वरूप के अनुसार जब हम काव्य को बांटते हैं तो दो भागों में बांटते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे पढ़ते हैं सुनते हैं, जो लिखा जाता है लिखा हुआ होता है वह काव्य श्रव्य काव्य कहलाता है। और दृश्य काव्य वह काव्य होता है जो पात्रों के माध्यम से यानी कोई भी पात्र या कोई कलाकार अभिनय के माध्यम से जो हमें बताता है वो दृश्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य की बात करेंगे तो श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य जिसमें किसी नायक या किसी नायिका के जीवन की पूरी कहानी व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई होती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य जिसमें कोई किसी एक विशेष व्यक्ति की कहानी नहीं होती, कुछ छंदों में बात कही होती है और हर छंद की जो कहानी स्थिति है वो अलग अलग होती है। ठीक है, प्रबंध काव्य फिर दो प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य कहा जाता है कि जिसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, महाकाव्य कहलाता है। और खंड काव्य जिसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपका लिखा हुआ है, हम लिखेंगे मतलब आगे, तो इन्हें हम व्यवस्थित ढंग से देखेंगे। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। अब फिर बात करते हैं कि जब ये सारा काव्य एक तरफ तो हमने इसको स्वरूप के अनुसार बांट लिया, फिर हम दोबारा इस काव्य को बांटते हैं शैली के अनुसार कि शैली के अनुसार हमारा काव्य कितने प्रकार का होता है। तो यह 3 प्रकार का आता है, पद काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद काव्य वह काव्य होता है जिसमें कविताएं होती हैं, यानी वह काव्य जो छंद के रूप में गाया जाता है वह पद काव्य कहलाता है। दूसरा आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य जो कहानी की तरह लिखा हुआ होता है, जिसे हम नाटक उपन्यास या कहानी इस रूप में पढ़ते हैं। और चंपू काव्य वह काव्य होता है जिसमें कहानी गाने के माध्यम से भी होती है और पढ़ने के माध्यम से भी, यानी हम कह सकते हैं जिस काव्य के अंदर पद और गद्य दोनों ही तरीके से लिखी हुई होती है कहानी, वो हमारी चंपू काव्य के अंदर आती है। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जब हम स्वरूप के आधार के स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे श्रव्य काव्य। लिखिए इसमें श्रव्य काव्य में लिखिए जल्दी से फटाफट। जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़ के, जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है, जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है, लिखना नहीं है, श्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे रामायण का पाठ कराते हैं तो उसको कोई पढ़ता है और बाकी लोग सुनते हैं, तो इस शैली पे जो काव्य होता है वो श्रव्य काव्य कहलाता है। और हम बात करें तो अभी तक हमारा जितना भी काव्य रहा वो श्रव्य काव्य था। अगर हम 20 साल पहले की स्थिति तक देखें, यानी जो हमारी 2000 की सदी ये शुरू हुआ है, 2000 से पहले की बात करें, 1900 की सदी में हम बात करें, तो उस समय जो हमारा काव्य था वो एक तरह से सिर्फ ऐसे ही सुना जाता था। आपने या तो बचपन में देखा होगा, नहीं तो फिर आप लोग तो 18-19 साल की उम्र वाले छात्र हो तो आपकी तो आंखें ही इस दुनिया में खुली है। आप अगर अपने मम्मी पापा से बात करें या दादी दादा से बात करें तो वो लोग बताएंगे कि पहले काव्य इस तरह से सुना जाता था, गाँव जगह जगह पर गोष्ठी हुआ करती थी। गोष्ठी होती है काव्य सुनने के लिए ही, कवि आते हैं, लेखक आते हैं, वो लोग अपनी अपनी कविता या उन्होंने जो कहानी लिखी है वो सुनाते हैं। तो आजकल हम हर चीज़ जो है वो मोबाइल पे ही देख लेते हैं, लेकिन पहले हुआ करता था इस तरह से नाटक लोग देखने जाते थे, जैसे पिक्चर्स बनी है, मूवी बनी है जो हमारी आई, तो ये तो एक अलग चीज़ थी, इसको फिल्म कहा गया, चलचित्र हिंदी में इसको नाम दिया गया, वो चित्र जो चलने वाले हैं इस तरह से तो अलग बना। लेकिन पहले नाटक के माध्यम से लोग नाटक करते थे, लोग रामायण जैसे आपको पता ही है, आज भी रामायण का पाठ होता है, रामलीला जैसे आप कहते हैं, तो इस तरह से काव्य हुआ करता था। और उसमें सब तरह के, जैसे मान लो पृथ्वीराज रासो है उसको पढ़ना है, या आला उदल के बारे में आपने सुना होगा कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी ये चीज़ें, तो वो श्रव्य काव्य के अंदर आता है। अब श्रव्य काव्य हमारा दो प्रकार का है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य में लिखिए इसमें जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है, जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। फिर प्रबंध काव्य हमारा दो प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य में लिखिए, महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक, महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक
वर्तनी लिखनी आपको आती है, हमने पढ़ा है ऐतिहासिक या पौराणिक। अगर आपने प्रत्यय पढ़ा है तो आपका दिमाग तुरंत चाचा चौधरी से तेज चल गया होगा। ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित और पौराणिक मतलब पुराणों से संबंधित, ठीक है। तो लिखो इसमें, महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के, ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का, संपूर्ण जीवन की कथा का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है, क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग के ब्रैकेट में लिख लीजिए भाग या कांड, जिस नाम से आप समझे। आपने देखा होगा जैसे रामायण वगैरह में कि 8 कांड हैं या भाग कह सकते हैं हम उन्हें, ठीक है, वही होता है सर्ग। जैसे हम कोई कहानी लिख रहे हैं, मतलब जैसे कवि ने कोई कहानी लिखी है या कोई बात कही है, तो वो एक समय से लेकर एक समय तक की होती है। फिर उसके बाद वो एक लंबे समय अंतराल में ना एक गैप लेता है कि कुछ हिस्सा ऐसा वो छोड़ देता है जिसके बारे में वो नहीं लिखता, फिर कहता है 4 साल बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद, इस तरह से। तो जब वो गैप लेता है तो वहां से वो क्या करता है, हिस्सा बनाता है जहाँ पे कहानी आगे बढ़नी होती है। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, सर्ग कहलाते हैं। कुछ चीज़ों में हम उन्हें भाग कह देते हैं, कुछ चीज़ों में कांड कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं वो काव्य हमारा महाकाव्य कहलाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इसमें एक रस प्रमुख होता है, इसमें एक रस प्रमुख होता है, इसमें एक रस प्रमुख होता है। मतलब कोई एक रस चलता है। जैसे मान लो हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो में वीर रस है, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा बात होगी वो वीरता की बात होगी, युद्ध की बात होगी, तो वीर रस प्रधान है वो, ठीक है। इसी तरह से आगे लिखिए पूर्ण विराम लगा के, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी स्थान दिया जाता है, इसमें मुख्य कथाओं के साथ साथ लघु कथाओं को भी स्थान दिया जाता है। अब लघु कथा का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लीजिए कि आप रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में मुख्य कथा क्या है, राम की कथा। तो राम की कथा एकदम से मुख्य कथा है। अब बीच में आपने देखा होगा सबरी का भी जिक्र आता है, केवट का भी जिक्र आता है, उसी तरह से अहिल्याबाई का भी जिक्र आता है बीच बीच में। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां, कि सबरी कौन थी, वो केवट कौन था जो कहता है कि मैं इतने सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, उसकी कहानी अपनी बनाई जाती है। ऐसे ही अहिल्याबाई के वो जो पत्थर की बनी हुई थी उसकी कहानी वहाँ पे बताई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं यही लघु कथाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो महाकाव्य में लघु कथाएं भी होती हैं, मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाएं भी होती हैं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण दिया है कि महाकाव्य हमारा किसमें आएगा, जैसे पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में आता है, और पृथ्वीराज रासो वह महाकाव्य है जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहलाता है। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जा सकता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इकाई 7-8 में वहाँ पे है। बस ये है कि हमें फोकस रखना है इस बात पर। जैसे पद्मावत है, जैसे रामचरितमानस है, ये सब हमारे क्या है, महाकाव्य हैं। खंड काव्य में लिखते हैं, खंड काव्य लिखो। खंड काव्य में किसी के जीवन की, खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इसमें 7 या 7 से कम, इनमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं, इनमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखो, खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है, खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है। इसमें लघु कथाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, इसमें लघु कथाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। जैसे उदाहरण में लिखा है सुदामा चरित्र, जानकी मंगल, जयद्रथ वध आदि, ठीक है। जैसे मान लो हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में पूरी कहानी चलती है। अब अलग अलग कहानियां हैं, वो एक महाकाव्य है, लेकिन किसी ने लिखा जानकी मंगल। अब जानकी मंगल में सीता के स्वयंवर की बात होगी, पर इसमें सीता के स्वयंवर की ही बात होगी, कोई और लघु कथा इसमें नहीं डाली जाएगी। अब जितने विस्तार से जानकी मंगल में सीता के स्वयंवर का वर्णन होगा उतने विस्तार से रामचरितमानस में नहीं होगा। तो दोनों में ये अंतर हो जाता है, और ऐसे ही लेखकों ने बनाई है अपने अपने तरीके से। यानी कहें कि हर युग में लोग पहले पढ़ते हैं पूर्वजों को और फिर अपने अनुसार ही उनके लिए कुछ लिखते हैं। तो वैसे ही परिवर्तन होता है। जैसे हम संस्कृत भाषा में कहें, संस्कृत में आती है रामायण, रामायण को अवध में बनाया गया, ढाला गया, तो रामचरितमानस लिखा गया। तो इसी तरह से अब रामचरितमानस किसी ने पढ़ी या रामायण पढ़ी, उसमें से मन किया कि सीता के स्वयंवर को और भव्य रूप से, विस्तार रूप से बताया जाए, तो ऐसे अलग से बना दिया, तो किसमें आ जाएगा, खंड काव्य में आ जाता है, ठीक है, इस तरह की। अब बात करेंगे हम मुक्तक काव्य की। मुक्तक काव्य क्या होता है, लिखिए इसमें, मुक्तक काव्य में एक ही छंद, मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से, मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है। मुक्तक काव्य में मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगले छंद में कोई और घटना होती है, अगले छंद में कोई और घटना होती है। इस काव्य में किसी घटना या किसी कहानी का विस्तार नहीं होता, इस काव्य में किसी घटना या किसी कहानी का विस्तार नहीं होता। जैसे देखो कबीर के दोहे, मीराबाई के दोहे या बिहारी के दोहे, ये सब मुक्तक काव्य कहलाते हैं, ठीक है।
अब इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो आपने पढ़ा था दोहा, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये बात हुई कि आंखें आंखों से बाहर चलने के लिए कहा और फिर ये किस्सा हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद क्या हुआ आप सोचते रह जाइए। ये बिहारी जी ने नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस थोड़ा सा जब उनको लगा कि हाँ एक दोहा बनाना है तो वही दोहा बनाया, ठीक है। तो इस तरह से एक एक ही, जैसा एक छंद है, एक छंद में चाहे वो कुंडलिया बनाए, चाहे वो दोहा बनाए या चौपाई बनाए, जो भी बनाए, जो भी बात उनको कहनी है उसी माध्यम से वो अपनी बात कहते थे, रखते थे। तो वो हमारा मुक्तक काव्य के अंदर आ जाता है। बात करेंगे हम दृश्य काव्य की। लिखो इसमें, जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर, जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है, जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। उसे दृश्य काव्य कहते हैं। एक्टिंग, अभिनय का मतलब क्या होता है? एक्टिंग, ठीक है। तो जिस काव्य को हम किसी दूसरे के माध्यम से देखते हैं, मतलब कहानी कोई और है, किसी की है, लेकिन कोई उसको एक्टिंग करके दिखा रहा है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। इसमें आ जाएंगे जैसे नाटक है, फिल्म है, सीरियल है, तो कहानी लिखी जाती है और लिखने के बाद कुछ लोग उसको उसका अभिनय करते हैं और हम उसके माध्यम से समझते हैं। किसे अभिनय ही तो कहते हैं शुद्ध हिंदी में। अपनी भाषा में दूसरा शब्द अभिनय ही होता है, और क्या होगा? आप इसे या तो एक्टिंग बोलेंगे, क्या तो अभिनय है ना हिंदी शब्द, तो आपको समझ में नहीं ना? तो अब आपको चारे और शब्द लाना, और शब्द कैसे लेके आओगे? हाँ, तो पर्यायवाची दो ना, अभिनय ही कहते हैं, अभिनय करना। जैसे मान लो अगर कोई एक्टिंग कर रहा है या नाटक कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना नाटक बोलना, नाटक नहीं कह सकते एक तरीके से, ये तो हमने बना लिया है। नाटक तो एक विधा का नाम है, नाटक तो विधा का नाम है। जैसे आप फिल्म कह रहे हो, वैसे वो नाटक होता है। नाटक और फिल्म में क्या अंतर है? आप जो टीवी के माध्यम से देखते हैं या मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, ये नाटक नहीं है। नाटक होता है जैसे आप लोग बैठे हो और ये मंच है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आए और वो एक्ट करना शुरू कर दे, जो चीज़ है, तो ये होगा नाटक, क्योंकि आपको वहाँ पे पता है सामने नाटक सामने होता है। जैसे थिएटर में जाके आपने देखा होगा, वहाँ क्या होता है? पर्दे वर्दे लगा के सामान वामान बना के ऐसा सीन बनाया जाता है और वहाँ पे कुछ पात्र आते हैं, अपनी एंट्री करते हैं अलग अलग के, कैसे वही सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पे त्वरित है। उसमें अगर कई बार ऐसा होता है कि सीन बदलने के लिए आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन जो मूवी और ये सब होती है, सीरियल या इन सब में, इसमें एक सेकंड के पता नहीं 10वें हिस्से में सीन चेंज हो जाता है, आपको वेट नहीं करना होता, लेकिन नाटक में करना होगा। वहाँ पे पर्दा गिर जाएगा, पर्दे के पीछे अब चीजें जल्दी जल्दी से हटाई जा रही हैं, क्या क्या लगाना है, फिर उसके बाद पर्दा उठेगा, फिर से आएंगे जो पात्र आने हैं, वो होता है नाटक, तो उसे आप नाटक कहेंगे। अब वहाँ कोई जो अभिनय कर रहा है, आप उस अभिनय को, यानी जिसको आप अंग्रेजी में एक्टिंग कह रहे हैं, उसको नाटक नहीं कह सकते। ये तो हम अपने बोलचाल में बोलते हैं, अरे नाटक मत कर और ये सारी। वो नाटक मत कर का मतलब वही होता है कि वो जो दृश्य तुम बनाने जा रहे हो वो मत बनाओ, लेकिन हम समझ लेते हैं कि एक्टिंग को, तो वो एक्टिंग नहीं होता, अभिनय होता है। अगर आप किसी से बोलो तो आप क्या, अरे हमारे सामने ज्यादा अभिनय मत कर, मतलब वो दिखाने जा, आप एक्टिंग बोलो या अभिनय बोलो, ये तो सब जाते हैं, समझ गए? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी दृश्य काव्य। अब दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर क्या आता है? दृश्य काव्य में यह है कि वो उसमें आपको कुछ नहीं करना, वहां बस दिखाया जा रहा है आपके सामने और बस आप बैठ के देख रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा है कुछ, बस आप समझ रहे हैं भावनाओं को और फील कर रहे हैं उन सारी चीजों को, तो वो दृश्य काव्य में आता है। ठीक है, अब जो श्रव्य काव्य होता है उसमें आपको या तो सुनना होता है या फिर आपको पढ़ना होता है। अगर हम बात करें दृश्य काव्य की, तो प्रारंभिक अवस्था में दृश्य काव्य भी श्रव्य काव्य के रूप में ही होता है। जैसे मान लो कोई फिल्म बनती है, तो फिल्म की स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, ठीक है, तो वो भी किसमें होती है? श्रव्य काव्य में होती है। फिर वो पात्रों को बांट दी जाएगी, सब अपना अपना जो उनके हिस्से में आएगा उसकी तैयारी करेंगे और फिर वो अभिनय करेंगे, तब जाके वो चीजें बनती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई भी काव्य जो है वो प्रारंभिक अवस्था में श्रव्य काव्य ही होता है। कोई उसको लिखेगा, वो कागज पेन पे पहले उतरेगी, श्रव्य काव्य के रूप में आएगी, तभी उसके बाद चीजें बनती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं शैली के अनुसार काव्य के भेद। शैली के अनुसार काव्य के 3 भेद होते हैं। पद काव्य लिखिए जल्दी से, सबसे पहले हम बात करते हैं पद काव्य में। लिखिए, इस काव्य में किसी कथा का वर्णन, इस काव्य में किसी कथा का वर्णन, किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने वाले पदों, काव्य के गाए जाने वाले पदों, ब्रैकेट में लिखो गेय पद। गेय का मतलब होता है गाए जाने वाले, ठीक है। अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गाए जाने वाले को क्या बोलेंगे, तो गेय पद, ठीक है। गेय पदों के, हाँ ठीक है, आगे लिखा गाए जाने वाले पदों में। अब आगे लिखो, में के आगे ब्रैकेट लगाओ फिर से, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई आदि, दोहा, सोठा, चौपाई आदि, ब्रैकेट बंद, किया जाता है, किया जाता है। जैसे उदाहरण में दिया है रामचरितमानस, भ्रमर गीत आदि, ये सब क्या है? ये कोई कहानी नहीं है, ये गाए जाने वाले हैं। अब जो सुना रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पद को गाने के बाद उसका अर्थ आपको समझा दे और फिर उस समय आपको वो बता दे एक गद्यांश के रूप में, अलग चीज है। पर ये जो लिखा हुआ है ये पूरा ये क्या है? गाया जाने वाला है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है हमारा गद्य काव्य। गद्य काव्य में लिखिए, जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन, जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन कथा, ब्रैकेट में कहानी, कहानी, जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन कथा, ब्रैकेट में कहानी के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, उसे गद्य काव्य कहते हैं, उसे गद्य काव्य कहते हैं, उसे गद्य काव्य कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक आदि, ये सब हमारे क्या हैं? गद्य काव्य की विधाएं हैं। अब बात करेंगे चंपू काव्य। चंपू काव्य में लिखिए, जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन, जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में किया जाता है, दोनों विधाओं में किया जाता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं, उसे चंपू काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यशोधरा, भारत दुर्दशा आदि।
अब ये यशोधरा और भारत दुर्दशा जो यह काव्य है, ये ऐसे हैं कि इनमें कहानी के रूप में भी लिखा हुआ है, गद्य के रूप में भी, और पद्य मतलब कविता के रूप में भी। आपने देखा होगा यशोधरा की कविता हमने पढ़ी थी, जो हमने करुण रस में पढ़ी थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो वो पंक्ति किसकी थी? यशोधरा की ही थी। ठीक है, तो वो जो हमारा काव्य है कुछ कविता के रूप में लिखा हुआ है और कुछ गद्य के रूप में। तो ऐसा काव्य जो होता है वो हमारा चंपू काव्य कहलाता है। आप देखेंगे जैसे पुराने जमाने की अगर आप मूवी की बात करें, आजकल तो खैर अगर मूवियों से गाने निकाल दें तो आपकी मूवी में मतलब ये कहिए कि मिसिंग तो कुछ भी नहीं होगा मूवी में, पर हाँ आपको मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। गाने आने पे आपको बोझलता लगती है कि अरे क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप अगर पुराने जमाने की यानी पुराने समय की अगर आप मूवी की बात करें, वहाँ पे उन मूवी को देखें, तो अगर कोई गाना निकाल दिया तो आपको कहानी का पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ से कहाँ चली गई, क्योंकि उस समय कहानी गाने में यानी गीत में भी कहानी आगे बढ़ रही होती थी, एक्टिंग चलती रहती थी और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और सीन बदल रहे हैं और सीन बदलते हुए आप देखते जा रहे हैं, कहानी आगे बढ़ती जा रही है और एक समय के बाद पता चलता है। तो वो आप ये कह सकते हो कि वो जो काव्य है वो काव्य आपका चंपू काव्य की श्रेणी में आ जाएगा, जिसमें गीत भी है और नाटक भी, अभिनय भी है। ठीक है, तो ये हमारा काव्य अलग अलग हो गया। ये इसे हम कहें कि जो हमारा पद काव्य था हमने उसको देखा। अब यहाँ पे कुछ दिया है गद्य काव्य की कुछ विधाएं, तो हम यहाँ देखेंगे कि गद्य काव्य की कुछ विधाएं हमारी जो आई है नई आधुनिक काल में, हम बात करेंगे जब आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में जो विकास हुआ वो हमारा गद्य काव्य का हुआ है। यानी इससे पहले रीति काल तक की हम बात करें तो उससे पहले हमारा जितना भी काव्य था छंद में लिखा जाता था, और छंद हमारा क्या था? गाया जाने वाला। और जैसे जैसे हम आधुनिक काल में आए तो यहाँ पे नाटक आए, नाटक विधा या कहें एकांकी, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, आलोचनाएं, यात्रा वृत्तांत आदि आदि ये सब हमारे आने लगे। तो इस तरह से ये नई चीजें हमारे काव्य में जुड़ी और ये हमारी गद्य काव्य है, तो इन्हीं को हमने विधा नाम दिया। अब आप ये देखेंगे आपके दिमाग में ये आएगा, आप अच्छा ये बताइए आप समझते हैं कि विधा का मतलब क्या है? अच्छा, आप छंद का मतलब समझते हैं कि छंद का मतलब क्या? अगर हमने कहा दोहा छंद तो आप समझ रहे हैं, तो ऐसे समझ लो कि जिस तरह से आपने दोहा, सोरठा, चौपाई इन सबको एक साथ बोलकर क्या नाम दिया? छंद। कि इन सबको एक साथ आप बोलते हैं तो क्या नाम देते हैं? छंद। इसी तरह से उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी आदि आदि को अगर आप एक साथ बोलना चाहते हैं गद्यांश यानी गद्य के रूप में, तो वो कहलाता है विधा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब पद की बात करेंगे तो वहां हम छंद बोल देते हैं साथ, और जब हम गद्य की बात करते हैं तो इन सबको एक साथ क्या बोल देते हैं? विधा। ठीक है, बात समझ गए? तो विधा का अर्थ दिया है एक प्रकार का किस्म या वर्ग या श्रेणी, अर्थात साहित्य में काव्य जिस शैली में लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विधा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि साहित्य में काव्य जब गद्य में लिखा जाता है तो उसे हम कह सकते हैं विधा। ठीक है, अब इसमें ये हमारी उपन्यास विधा, कहानी विधा, नाटक विधा, एकांकी विधा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये होता क्या है, इनमें भी तो अंतर पता चले कि उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, ये सब एक क्यों नहीं है, तो उसी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहला हमारे सामने आता है उपन्यास। अब ये बताओ कि आपने बचपन में इससे पहले कभी साहित्य से संबंधित कुछ चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ाई तो जाती थी आपके बचपन में, लेकिन आपने पढ़ी नहीं, आपका दिमाग कहीं और रहा। पढ़ी भी होंगी तो आपको अब कुछ भी याद नहीं है। तो देखो, उपन्यास हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। इस विधा में किसी चरित्र के संपूर्ण अथवा अधिकांश जीवन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी स्थान दिया जाता है। इसको सही से करके लिखो, स्थान दिया जाता है। ठीक है, इसे कहानी की बड़ी इकाई भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी एक एक लाइन में आपका एक एक प्रश्न बन जाएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब जैसे आपने ये पढ़ा तो क्या आपको ऐसा लगा कि ये लाइनों इन लाइनों को तो हमने पहले भी अभी ये सुना है, तो कहाँ सुना आपने? महाकाव्य में। हम जब महाकाव्य पढ़ रहे थे तो हमने महाकाव्य में देखा कि लघु कथाएं उसमें होती हैं मुख्य कथा के साथ, ठीक है, और एक संपूर्ण जीवन की कहानी होती है। तो अब अगर आपसे कभी तुलनात्मक रूप से पूछ लिया जाए कि महाकाव्य जो कि पद काव्य का मतलब पद काव्य का एक छंद है या विधा है, ये कहें, इसी के समकक्ष गद्य काव्य में कौन सी विधा है, तो आप पहचान सकते हैं कि वो उपन्यास है। ठीक है, अब उपन्यास क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी ली जाती है और या तो उसके संपूर्ण जीवन की कहानी या अधिकांश जीवन की कहानी की समरी उसमें रखी जाती है, और एक काफी बड़ा होता है, एक पुस्तक के जैसा होता है पूरा। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 60 से 70 पेज तो प्लस जाते ही जाते हैं। कभी बड़े बड़े हो सकते हैं, 300-400 पेज का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 60-70 पेज का उपन्यास हमारा होता है। इसमें एक मुख्य कथा होती है, एक हीरो होता है कहानी का, और उस हीरो के इर्द गिर्द उसके जीवन में जो कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं उनकी भी छोटी छोटी कहानियां इसमें होती हैं, तो वो होता है उपन्यास। इसे हम कहानी की बड़ी इकाई भी कह देते हैं। कहानी की बड़ी इकाई कैसे? अब दूसरी विधा आती है कहानी। हिंदी साहित्य में इस विधा में किसी चरित्र के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें केवल एक ही मुख्य कथा होती है और इसे उपन्यास की छोटी इकाई भी कह सकते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं, अगर हम इसको पद्य से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जिस खंड काव्य की हम बात कर रहे थे जिस तरह से, तो वैसा ही होता है। खंड काव्य में भी किसी जीवन की एक घटना का वर्णन होता है विस्तार पूर्वक, और कहानी में भी ऐसा ही होता है, किसी एक घटना का पूरा विस्तार से वर्णन होता है। उसमें सारी घटनाएं नहीं होती हैं, कोई एक घटना विशेष रूप से रखी जाती है और वो कहानी में आती है। तो हम कहानी को उपन्यास का यानी उपन्यास की छोटी इकाई कह सकते हैं और उपन्यास को कहानी की बड़ी इकाई कह सकते हैं। तो ये दोनों ही रूप हैं। जो उपन्यास है इसमें संपूर्ण जीवन की कहानी, और जो कहानी है इसमें किसी एक घटना की कहानी। ठीक है, अब कहानी और कथा में हम ऐसा लगाएंगे कि जो हम गद्य बोल रहे हैं उसको हम कथा कह देंगे, तो हम कह सकते हैं कि उपन्यास में पूरे जीवन की कथा और कहानी में किसी घटना की कथा। ठीक है, अब नाटक आता है। तो नाटक हिंदी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी चरित्र की कहानी का वर्णन संवादों के माध्यम से होता है। अब बात आएगी कि उपन्यास से ये कैसे अलग है नाटक। तो उपन्यास में हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास में जो कहानी लिखी होती है वो एक तरह से अन्य पुरुष शैली में लिखी होती है। ठीक है, हाँ, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मतलब उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष शैली भी होती है यदा कदा, लेकिन जो अधिकतर हम देखेंगे तो वो अन्य पुरुष शैली होती है। तो अन्य पुरुष शैली का मतलब आप समझ गए, गद्यांश के रूप में रहेगा, गद्य बने रहेंगे अलग अलग, और लेखक अपनी तरफ से बोलता रहेगा, बताता रहेगा। वो उपन्यास और कहानी में होता है। लेकिन जो नाटक है इसमें क्या होता है, इसने कहा संवाद के माध्यम से। अब इसमें लेखक कुछ भी नहीं कहेगा, अगर लेखक को कुछ कहना होगा तो वो ब्रैकेट में प्रयोग करेगा, ब्रैकेट में लिखेगा कहीं पे, सारी की सारी कहानी जो चलेगी वो संवादों के माध्यम से चलेगी। मतलब जैसे मान लो कोई क व्यक्ति है, इसने कोई डायलॉग बोला, अब इसके पास ख व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसने उसे कोई डायलॉग दिया, अब इस क ने फिर कुछ बोला तो वो यहाँ लिखा रहेगा, जो उसे बोलेगा उसका नाम लिखा रहेगा, ख ने बोला, तभी यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि क ख को अपनी कुछ पर्सनल बातें बता रहा है। अब इसके आगे यहाँ पे हमें कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करनी है या तीसरा व्यक्ति आने वाला है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ब्रैकेट में या एक लाइन बिल्कुल अलग से देके लिख दिया जाएगा, तभी दरवाजे पर आहट हुई और ग नामक व्यक्ति आ गया। अब ग
ने क्या कहा, उन्हें देख के तो ग का नाम लिखेगा, फिर उसका डायलॉग और क्या हो रहा है, कैसे गुपचुप बातें कर रहे हो, तो फिर क या ख बताएगा, वो जो कुछ बोलेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, फिर ख ने अगर कोई बात कही है तो वो यहाँ लिखी जाएगी। अब जो बातचीत होगी वो इन तीनों की लिखी जाएगी। तो ये जो एक प्रकार की शैली होती है वो नाटक में होती है, इसी को कहते हैं संवाद। ठीक है, आपस में बातचीत हो रही है तो ये नाटक होता है। अब नाटक अंकों में बटा होता है, ठीक है, अंक होते हैं उसमें। अब अंक का मतलब क्या है, जैसे आपने सर्ग को समझा कि कोई भाग होता है, कांड जिसे कहते हैं, वैसे ही अंक का मतलब होता है एक भाग। अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये जो नाटक है, हम बात कर रहे हैं उसी नाटक की जिसको पात्रों के द्वारा अभिनय करवा के ही देखा जाता है। इसे पढ़ते नहीं है, इसी को जाते हैं हम देखने थिएटर वगैरह में। हाँ, जब ये लिखे हुए हैं तो तब तो इंसान पढ़ता ही है उस चीज़ को, पर अगर अभिनय के माध्यम से देखने जाएं तो हम इन्हें थिएटर में देखने जाते हैं। तो जब ये थिएटर में फिल्माया जाता है, दिखाया जाता है, तो सीन बनते हैं, मतलब पहला अंक। अब इस अंक का मतलब क्या होगा कि यह अंक एक जैसे दृश्य पे फिल्माया जाएगा। मान लो कि किसी हीरो या हीरोइन का कमरा है, अब उसका कमरा है तो वहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, तो वो उस पर्दे के आगे एक बेड बनाएंगे, बेड के सामने सोफा लगा हुआ है तो वो भी वहाँ रखेंगे, और वहाँ पर टेबल पर या कुछ भी गुलदस्ता रखा है या कोई पानी की बोतल भर के रखी है, वो सारी चीज़ वो सीन वहाँ पे बिल्कुल जीवंत बनाते हैं। अब बैकग्राउंड में जो पर्दा लगाना है वो लगा दिया उन्होंने। अब सारा नाटक जो है वो यहीं पे होगा। अगर मान लो ये एक रूम का दृश्य बना दिया और यहाँ पे बात हो रही है कि जो नायक है वो रूम में बैठा हुआ है, तभी उसके पिताजी आते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है, तो ये 2-4 मिनट की बातचीत हो गई। लेकिन तभी जो पिताजी हैं वो उठकर चले जाते हैं और माता की एंट्री होती है, तो माता जी आई हैं तो नायक वहीं पे ही है। अब नायक किसी काम से उठ के चला जाता है, माँ वहाँ बैठी रही है, तभी घर में जो बहन है वो आ गई। तो कहने का मतलब है पात्र आते हैं जाते हैं, लेकिन वो जो जगह है वो वही की वही बनी रहती है। तो वो जितनी देर तक वो सारा काम उसमें चलेगा वो एक अंक के अंदर आ जाएगा। फिर मान लो कि अब दृश्य आने वाला है बाजार का, तो फिर अंक वहाँ पे समाप्त हो गया और पर्दा वहाँ पे गिर जाएगा। पर्दा गिर के उतनी तेज पीछे से फिर पर्दे को हटाया जाएगा और दृश्य बनाया जाएगा बाजार का। बाजार का दृश्य बना दिया कि मतलब ठेले वेले लगा दिया और ये सारी चीज, पीछे रास्ते का चित्र बना दिया, पर्दा लगा दिया और फिर से पर्दा उठेगा। अब जो बातचीत होगी, वहाँ जो पात्र आएंगे, भले ही चाहे ये वही चारों पात्र हैं जो उस कमरे में थे, तो वो अंक हो गया दूसरा। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये अंकों में बटा होता है, जितनी जगह का सीन होता है उतनी जगह का दृश्य रहता है इसमें। अब इसको हम कह सकते हैं एकांकी का बड़ा रूप। अब इसी में आ जाती है एकांकी। तो फिर एकांकी क्या है, तो एकांकी नाटक का छोटा रूप कहलाती है। यह भी ऐसे ही संवादों में बटी होती है, जैसे नाटक बटा होता है वैसे ही एकांकी भी संवादों में ही होती है, लेकिन ये एक अंक की होती है, तभी तो इसको नाम दिया गया एकांकी। ठीक है, 1 प्लस अंकी, तो एक अंक वाली। तो इसमें एक ही सीन होता है, एक ही सीन पे पात्र चाहे 50 क्यों ना बदल जाएं, लेकिन जो दृश्य है, पीछे का बैकग्राउंड है, वो एक ही रहेगा। तो वो हमारी क्या कहलाती है, एकांकी कहलाती है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा एक एकांकी, अंधेर नगरी चौपट राजा, पढ़ी है वो? तो नहीं पढ़ी है तो जिनको भी याद होगी, 9th क्लास में होती है ऐसा। तो वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन सीन क्या है, बस एक राज दरबार का, बस एक राज दरबार का सीन है और वहीं पे सारी चीजें आती रहती हैं। तो वो क्या है, हमारा एकांकी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जीवनी। जीवनी और आत्मकथा, दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों एक जैसी होती हैं लगभग। जीवनी हिंदी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा का वर्णन करता है। मतलब लेखक है और वो लेखक किसी भी व्यक्ति के जीवन की कथा को उठाएगा, उसके बारे में लिखेगा, वो कहलाती है जीवनी। लेकिन आत्मकथा होती है, आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी ही जीवन की कहानी को बताता है, स्वयं ही बताता है, तो वो कहलाती है आत्मकथा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीवनी वो है कि ये लेखक है और ये लेखक इस व्यक्ति के जीवन की कहानी लिख रहा है, तो ये हो गई जीवनी। लेकिन यहाँ पर जो आत्मकथा है, इसमें ये लेखक है और ये अपने ही जीवन की कहानी लिख रहा है, इसको कहते हैं हम आत्मकथा। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल एक नई विधा बहुत ज्यादा चलन में आई है, यही आत्मकथा। और आपने सुना होगा कि जैसे संजय दत्त ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो क्या आपको लगता है ये जो इस तरह की आत्मकथा है, क्या उन्होंने अपने हाथ से लिखी है या किसी और ने लिखी है? तो ये ऐसे है कि जब कोई खुद लेखक ना हो और वो अपनी आत्मकथा लिखना चाहता है, तो क्या होता है कि वो जिस लेखक से लिखवाना है उसे, किसी भी लेखक से वो लिखवा सकता है जो अक्सर लिखता है, तो वो उसे अपने जीवन की घटना बताता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। और फिर जो वो लेखक होता है उसे एक व्यवस्थित ढंग से कि किन किन शब्दों में इसको पिरोया जाए, वो उस तरह से उस चीज को लिखता है, तो वो भी आत्मकथा ही कहलाती है, क्योंकि उसे कहानी बताने वाला वो स्वयं होता है वहां पर उपस्थित, जिसकी वो कहानी लिखी गई है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो जैसे संजय दत्त की कहानी लिखी गई, तो उसमें आत्मकथा तो किसकी है, संजय दत्त की है, लेकिन जो लेखक है उसमें लेखक आएगा कि ये किसके माध्यम से लिखी गई, किसके द्वारा लिखवाई गई, लेकिन वो कहानी आत्मकथा ही कहलाएगी। ठीक है, वो कथा। अब इसमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा निबंध। निबंध क्या होता है? हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर बिना किसी पात्र के माध्यम से सीधे सीधे अपने विचार प्रस्तुत करता है। अभी तक जो हम देख रहे थे, अभी तक जो हमारी विधाएं थी, उसमें माध्यम लिया जा रहा था, किसी भी पात्र को माध्यम बनाया जा रहा था, यानी लेखक अपनी बात कहने के लिए किसी को माध्यम बनाता है और फिर अपनी बातों से कहलवाता है। लेकिन निबंध वो विधा है जिसमें कोई भी टॉपिक अगर आया और लेखक को अपनी बात कहनी है, तो वो अपनी बात वहां पर डायरेक्ट रूप में कहता है, वो निबंध कहलाता है। कोई भी बात होगी उसे वो आराम से कह देगा, उसे कोई पात्र नहीं बनाना, सीधा सीधा अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, तो वो विधा निबंध कहलाती है। ठीक है, तो यह भी काफी सारी विधाएं हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है निबंध में। हाँ हाँ, मतलब देखो ऐसे आप कह सकते हो कि जैसे मान लो कि 370 धारा हटी, ठीक है, अब आप उस पर विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, तो आप किसी कोई कहानी तो बनाएंगे नहीं वहाँ पे, वो आपने बात कह दी। या फिर जैसे मान लो कि आप अभी बच्चे हो, आपके मम्मी पापा आपको किन्हीं बातों के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, तो आपको ये बुरा लगता है कि वो क्यों रोकते टोकते हैं। फिर एक समय के लंबे समय के बाद आप खुद बाप बनते हो, आपका खुद बच्चा है और आप उस स्थिति में आ गए हो जिस स्थिति में आपके पापा थे, और अब आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि इसे रोकना टोकना पड़ेगा, क्यों रोकना टोकना पड़ेगा, तो आप अपने बच्चे को रोक रहे टोक रहे हो। अब जो बात आपने अपने पापा को बोली गुस्से में, वही बात आपके बेटे ने बोल दी। अब इस बात को मानो आप लेखक भी हो, तो अब आप उस बात को, जो अभी अभी आपको एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं थे पर मैं उस समय उनको गलत समझता था, इसके लिए मैं भी गलत नहीं हूँ पर ये मुझे गलत समझ रहा है, और फिर मैंने कहा बेटा तू तब समझेगा जब तू बाप बनेगा। और आपने डायलॉग सुना भी होगा जब पिताजी बोलते हैं, तो तब समझेगा जब तू बाप बनेगा। तो अब ये वाली बात आप लिखना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि आप कोई माध्यम बनाओगे, आप डायरेक्ट लिखोगे उसको, जो घटना है जैसे भी है, तो वो निबंध के रूप में आ जाती है वो चीजें। ठीक है, वैसे हाँ वो एक तरह से निबंध ही कहलाएगा। ठीक है, चलो
अब देखो जैसे दिया है आलोचना। आलोचना हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी अन्य वस्तु, विषय, रचना, कृति के गुण एवं दोष का विवेचन करता है, आलोचना कहलाता है। ये क्या होती है? आलोचना एक ऐसी विधा होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी कोई उपन्यास, कोई कहानी या कोई नाटक आपने पढ़ा, और उसे पढ़ने के बाद फिर आप लेखक के बारे में लिखना चाहते हैं या उस नाटक के बारे में लिखना चाहते हैं कि इसमें कहाँ पर कथा वस्तु बहुत अच्छी रही, कहाँ पर कमजोर हो गई, या कहाँ पर आपको वास्तविकता लगी और कहाँ पे आपको नाटक लगा, काल्पनिकता लगी। वो सारे विचार जब आप अपने व्यक्त करते हैं तो वही आलोचना में आता है। इसका नाम आलोचना हमें देख के ऐसा लगता होगा कि जैसे हम उसके बारे में सिर्फ बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आलोचना में गुण और अवगुण दोनों का ही बराबर रूप से वर्णन होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग मूवी पे रिव्यू देते हैं कि ये इस मूवी में ये कहानी है, ऐसे है, ये होता है, और ये सीन देखना थोड़ा सा बचकाना लगा, इस सीन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ये ऐसा लगा कि ये तो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। या कभी होता है कि इस टॉपिक पर जो एक पात्र से कहलवाया है निर्देशक ने वो बहुत बेहतरीन था, ये सीन ऐसे, और कुल मिला के मैं इस मूवी को इतने अंक देता हूँ, ऐसे लास्ट में बोल देते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब आलोचना ही है। यही अब वो दूसरी ही कहानी है अलग। ठीक है, वो जो करता है। ठीक है, तो आलोचना ऐसे ही होती है। अब ये आलोचना में ये है कि जैसे मान लो किसी ने रामचरितमानस को पढ़ा तो उस पे लिखा कि भाई तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, या फिर उन्होंने सूरदास को पढ़ा, सूरदास की किसी विधा को पढ़ा, फिर उस पे लिख रहे हैं, या कोई और भी बहुत सारे पद्मावत को पढ़ने के बाद उस पे अपने विचार प्रस्तुत किए, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब हमारे किसमें आता है? आलोचना के अंदर आता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह की चीजें आती हैं। बात करेंगे हम यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत का क्या मतलब होता है? यात्रा वृत्तांत आप कह सकते हो जब कोई लेखक यात्रा करता है और उसने जो जहां जैसा भी देखा वो उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही वर्णित कर देता है, और फिर जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसा मानो कि लेखक नहीं, आप स्वयं घूमने गए थे। तो वो होता है यात्रा वृत्तांत। तो आज के जमाने में तो फिर भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। पहले लोग कहाँ निकलते थे? ना ही तो यातायात के साधन थे, ना ही इतनी सुविधाएं थी कहीं रुकने या रहने की, तो बहुत कम ही लोग निकलते थे। जिन्हें कैसा भी मिल गया वैसा खा लिया, कहीं भी अगर नहीं रुक पाए या ढंग से कुछ नहीं मिला तो वहीं रुक गए। वैसे लोग अक्सर घूमते थे, और जब घूमते थे तो उनमें से कुछ लोग अगर लेखक जैसे भी होते थे तो वो अपनी बातें वहां पर लिख देते थे। तो कहीं पे भी गए वो उसमें जब वो वर्णन करेंगे तो वो छोटा छोटा वर्णन करेंगे। जैसे मान लो कि सुबह 6 बजते ही मुझे टन टन की आवाज सुनाई दी, पता चला कि पास में ही घंटी बज रही थी, और टन टन की आवाज से मेरी आंख खुली, मैंने देखा घड़ी की ओर तो 6:30 बज गए थे, और मुझे याद आया कि मुझे तो उठ के जाना है, अभी मुझे तो सूर्योदय देखना था। अभी देखा कि सूर्योदय में कितना समय बचा है, अभी 5 मिनट बाकी बचे हैं। मैं जल्दी से अपना ग्लास उठाया और एक पानी पीते हुए मैं जल्दी से बाहर की ओर भागा। मैं निकल ही रहा था, मेरा बैग छूट गया, मुझे वापस आना पड़ा। साथ में मैंने देखा कि मैं बैग लेके जैसे ही जा रहा था तभी एक कुत्ता भौंकने लगा और मेरी तो हालत पतली हो गई। अब ये सारी चीजें जो बोल रहा है वहां पे आपके दिमाग में कल्पना चल रही है और वो सारी चीज घटती जा रही है कि इसी तरह से। तो ये सारी चीज क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। उसमें एक एक चीज बताएगा। इवन ऐसा भी बताएगा कि जब मैं उस गली से गुजरा तो वहां पे एक पत्थर पड़ा था, उसमें मेरी ठोकर लगी, तो आपको वो खुद ही आपके दिमाग में वो कल्पना बन जाएगी और वो उस तरह की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत, यानी यात्राओं के बारे में लिखना। अब ये होता है ऐसा कि जब आप किसी यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो आपको खुद ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहां जाके देख आया हूं। तो इसलिए लोग पढ़ते थे, पहले लोग ज्यादा किताबों को पढ़ते थे क्योंकि मनोरंजन का कोई और साधन नहीं था। आजकल मनोरंजन का साधन है शॉर्ट वीडियो। पहले चीजों में और आज की चीजों में अंतर ये था कि जो साहित्य, यानी हम इन साहित्य की बात करें, जिस साहित्य की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस साहित्य पर रहते हैं और इनको पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, अनुभव होगा जीवन का, बहुत सारे लोगों के जीवन की घटनाएं होंगी। और लेखक ऐसी भी कोशिश करते थे कहानी को कलात्मक बनाते हुए कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उनसे हल निकाल सकता है, समस्या का समाधान निकाल सकता है, और आराम से वो एक मोटिवेशन भी ले सकता है। तो ये साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इनमें अलग ही बात है। लेकिन आजकल का जो साहित्य हो गया है शॉर्ट वीडियो वाला, कंटेंट कुछ होता नहीं है। एक जिसने बना दिया तो दृश्य चेंज कर देंगे, डायलॉग और चीजें जो है वही कॉपी पेस्ट होती रहती हैं, और बैठ के हम लोग अपना कि अरे 30 सेकंड का ही तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, 30 सेकंड का तो इसे भी देख लेते हैं, और ऐसे देखते देखते 30 सेकंड में हम 30 घंटे बर्बाद कर देते हैं अपने, हमें पता भी नहीं चलता है वो छोटा छोटा, और हमें ना तो कुछ सीख मिलती है और ना हमें कुछ ज्ञान होता है। तो मैं आप लोगों से तो यही कहूंगी, मेरी सलाह यही है कि अगर आपको मनोरंजन का इतना ही शौक है तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप कहानी और उपन्यास और इन सारी चीज़ों को पढ़िए जो आपके जीवन में आपको कुछ मोटिवेट भी करें और जीवन जीना भी सिखाएं कि किस तरह से होता है। तो आजकल अगर आप देखें वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में ना ही तो हमारा कोई सीरियल, ना ही तो हमारी कोई मूवी, ना ही तो हमारी कोई इस तरह की शॉर्ट फिल्म तो खैर चलो, शॉर्ट फिल्म तो मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है जो बहुत बेहतरीन है, पर बात यही है कि वो शॉर्ट फिल्म समझेगा कोई तब ना। शॉर्ट फिल्म को तो कोई समझ ही नहीं पाता है। शॉर्ट फिल्म बनाने वाले लोग तो बहुत ही अलग ही क्रिएशन दिखाते हैं अपना। अब जैसे देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी आपकी फेमस होती है, जैसे दबंग मूवी देखी होगी आपने, या सलमान की कौन सी सीरीज चलती है उसकी 1 2 3 4 दबंग ही ना, सलमान खान की मूवी कौन सी है? अरे नहीं, शायद मैं जो नाम ले रही हूँ दबंग ही कह रही हूँ ना, दबंग नहीं आई है ना 1 2 3? हाँ हाँ, तो आप इस मूवी को देखना, इसमें कहीं कोई कंटेंट है, कोई चीज़ है ऐसी जिसका, या कल्पना, मतलब इतनी ज़्यादा कल्पना है, वास्तविकता से उसका कोई रूबरू या कोई चीज़ ऐसा है कुछ भी नहीं है, बस क्या है एक्शन। और जैसा इसमें दिखाया जा रहा है एक्शन, जिंदगी में कोई ऐसा नहीं कर सकता है, होना पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह से दिखाया जाता है। या फिर आप जैसे साउथ की मूवी देखते हैं और जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ये सब क्या है? आप इसे कह सकते हो कि आपने एक रूखा सा मनोरंजन कर लिया। इससे आपका मनोरंजन तो हो गया, आपको रस तो मिल गया, लेकिन आपको उससे कोई शिक्षा नहीं मिली। ठीक है, अब कुछ मूवी ऐसी भी है जो आप नहीं देखते होंगे या जो आपको नहीं पसंद आई होंगी, पर वो मूवी अपने आप में एक तरह से मील का पत्थर होती है जो ये दिखाती है समाज की सच्चाई। आप लोगों ने मूवी देखी पार्च्ड, नाम भी नहीं सुना होगा, वही तो मैं बता रही हूँ। पार्च्ड मूवी एक ऐसी मूवी है जो राजस्थान में जो महिलाएं हैं उनके जीवन पर एक इस तरह का मतलब ऐसे कहते हैं ना कि एक ऐसा जीवन जो आपकी नजरों से बहुत अलग है, आपको नहीं पता है, उससे पर्दा हटाती है। वो ऐसा दिखाती है कि ये स्थिति है एक जगह पर महिलाओं की इस तरह की। लेकिन बात यह है क्योंकि इसमें कोई सलमान खान नहीं है और इस मूवी में कोई शाहरुख खान नहीं है ये करने वाला, कोई अक्षय कुमार नहीं है फाइटिंग वाइटिंग सब करने वाला, तो ऐसी मूवी आती है और चली जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसी मूवी की परख उन्हीं लोगों को होती है जो साहित्य अच्छी तरह से। आपने एक आता है लंच बॉक्स मूवी, देखिए ऐसी मूवियों को हम नहीं देखते। चलो मैं आपसे कहती हूँ कि 2 मूवी देखना, आपको एक अलग ही पता चलेगा कि क्या है। देखो साहित्य क्या होता है, एक लंच बॉक्स है, ठीक है, और एक पार्च्ड मूवी देखना। तो ये कुछ इस तरह से बहुत सारी मूवी है। हम अगर पुराने समय की मूवी देखें तो उससे पता चलता है कि किस तरह से एक जो चीज़ उठाई जाती है। जैसे मान लो हम बात करें आमिर खान की मूवी जो आई थी, कौन सी थी जो उनकी उस पर बनाई थी उन्होंने,
अरे पहलवान वीडियो में दंगल है ना, वहाँ पे दंगल मूवी में देखें तो वो तो क्योंकि ये तो एकदम से रियल जीवन है, तो रियल जीवन की कहानी दिखाई है, तो मूवी एकदम दमदार है। आप ये देख सकते हैं कि उसमें एक सीन बहुत अच्छा आता है कि जब दोनों लड़कियां नहीं चाहती कि हम बने, और वो लड़कियों जैसे कपड़े पहन के नाचने अपनी सहेली की शादी में चली जाती है, तो वहाँ पे जब आके वो थप्पड़ मारते हैं तो वहाँ चुप बैठी रहती है, और एक लड़की कहती है कि ऐसा बापू किसी को ना दे। तो जिसकी शादी हो रही थी वो लड़की बोलती है भगवान ऐसा बापू मुझे दे। तो वही चीज़ बताया जाता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में कोई सोचने वाला तो है, मुझे देखो मेरे बारे में तो कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो एकदम ऐसा सीन है कि उस चीज़ को बताया गया है कि कैसे उन्होंने फाइट किया और किस तरह से मतलब अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात वही है कि बेटियों की भी गलती नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि समाज तो यही सिखाता है छोटी सी उम्र से चूड़ियां पहना दो, छोटी सी उम्र से उन्हें पायले पहना दो, छोटी सी उम्र से ढक दो उनको, फिर उसके बाद अभी छोटी है तो छोटी में जैसे सिखाओगे वैसे ही हो जाएगी, बड़ी कर दिया और इसे अपनी पावर का पता चल गया तो फिर तो ये ना को चने चबा देगी। जैसे आपने देखा होगा एक कहानी होती है छोटी सी, जो हाथी का बच्चा मतलब हाथी होता है, इतना बड़ा हाथी, ये कहा जाता है यहाँ पर एक इस पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो राजा बन सकता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि के कारण राजा नहीं है, मतलब दूसरे जैसा समझा जाता है, जितनी ताकत उसमें है। क्या होता है जब वो छोटा सा बच्चा होता है तो जो महावत होता है एक रस्सी से उसको बांध देता है। अब छोटा सा है जिस समय उसको पता नहीं है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, उस समय इतनी ताकत नहीं है उसके अंदर कि वो उसे तोड़ पाए, तो वो पूरा प्रयास करता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, और फिर वो नहीं तोड़ पाता उसको, तो वो हार मान लेता है जीवन में, और फिर ये सोच लेता है कि अब तो मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, फिर उसी से वो महावत उसको बड़ा हो जाता है, तब तक वो उस पतली सी रस्सी से बांधता रहता है। अगर वो मदमस्त हो गया यानी पागल हो गया तो उस रस्सी को तोड़ के चला जाएगा, अन्यथा वो पूरा जीवन वहाँ पे मर जाएगा, लेकिन उस रस्सी को तोड़ने का कभी प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ठूस दिया गया है कि वो क्या है, कमजोर है, वो कमजोर है, वो नहीं कर सकता। ऐसे ही होता है। अब मेरे पापा ने, मुझे याद है छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे, मैं 8-9 साल की थी, चूड़ियाँ पहना दी थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, चूड़ियाँ मिल रही हैं। मेरे पापा आए शाम को और पापा ने जैसे ही चूड़ियाँ देखी हाथ में बुलाया, इधर आओ, ये किसने पहनाई? मम्मी ने उतार के और फेंक दी, तोड़ दी, और मम्मी को कह दिया ये हाथ में बेड़ियाँ तूने पहन रखी है, तेरे बाप ने पहनाई है तुझे, मेरी बेटियाँ नहीं पहनेंगी। और मुझे क्या कहा, बेटा ये चूड़ियाँ क्या हैं? ये चूड़ियाँ बंधन है तुम्हारे लिए। इंसान ने एक साजिश रची, कांच की चूड़ियाँ तुम्हें सुंदर बना के दे दी कि तुम कंट्रोल में रहो। ये जो पैरों में पाजेब होती है धातु की प्यार से बना के डिजाइन की डाल दी गई, ये बेड़ी है। ये जो गले में मंगलसूत्र है ये एक सोने का पहना दिया, ये बेड़ी है। अगर ये धातु को हटाकर और तब तुम देखो ये पुरुष ने क्यों नहीं पहनी। अब मेरे पापा ने बताया, मैं इतनी छोटी थी, पर ये कहते हैं कि मेरे पापा को ये बात जो उन्होंने मुझे समझाई वो उनको उल्टी पड़ गई बाद में, क्योंकि फिर बड़े होने के बाद आदत ही नहीं रही। सच बताएं तो लड़कियों को ऐसे लाद देते हैं, आपको पता है घर में बहू है, पाजे पहन के रहेगी, पता रहेगा हाथ लेटा हुआ आदमी पता करेगा कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है, किधर गई किधर नहीं गई, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सब कुछ पता है, घंटी बन रही है। और अगर वही औरत ये सब चीजें उतार के घर में रहे तो सास को भी परेशानी होती है, ससुर को भी होती है, और पति को भी होती है, पता ही नहीं चल रहा किस लोग से किधर आ जा रही है, कहाँ चली जा रही है। अगर बिना घुंघरू की पाजेब पहन ली तो इस बात पे भी आपत्ति हो जाएगी। तो बात ये है, खैर आप लोगों को क्या समझाना, आप लोग थोड़ी ना पहन रहे हो। अगर ऐसा होता, मान लो ये सब चीजें कि इस तरह की चीजें होती कि नहीं ये सुहाग की निशानी है, पति के लिए जरूरी है ये सारी चीजें, तो पत्नी की उम्र की चिंता पतियों को नहीं हुई कभी भी। वही तो सब कुछ नहीं है, ये सब चीजें बस ये है क्योंकि ये कब से हुआ है। देखो इसमें गलती हमारे समाज की भी नहीं है। ये मुगल आए, जब ये मुगल आए तो मुगलों की जो सोच थी वो ये थी कि औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने का सामान है। अगर हम मुगलों से पहले वाले अपने इतिहास को देखें, जिस काल में स्वयंवर हुआ करता था, जिस काल में वहां पे सत्ता स्त्रियों के हाथ में थी। अगर आप मणिपुर की तरफ देखें तो मणिपुर में वहां पे जो राजकुमारी हुआ करती थी वो कभी शादी करके नहीं जाती थी, शादी करके राजकुमार वहां आता था, वहां पे सारी चीजें वंश उसी के हिसाब से चलता था, तो महिलाओं को ही सारी सत्ता दी गई थी और सारी चीजें। लेकिन जब ये मुगल आए और मुगल काल में इन्होंने औरत को एक भोग की वस्तु ही बना दिया, तो फिर पुरुषों ने अपनी अपनी स्त्रियों को ढकना और घर में रखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे तब तो क्या दुष्टों से बचाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, चलन हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक तरह से प्रथा हो गई। और फिर ऐसा मान लिया कि नहीं ये तो यहीं पे, ये इनका काम यहाँ पे और उनका काम वहाँ पे है, ये सारी चीज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे इतिहास और हमारी चीजें। हम अपने इतिहास की बात करें और अपने समय की बात करें, अगर ऐसा होता कि स्त्रियों को इतना ही दबाने वाली सारी चीज होती तो हमारा देश हर एक चीज में देवी नहीं खोजता। लेकिन ये देखो हम कितने सुंदर देश के रहने वाले लोग हैं, लेकिन मगर अफसोस कि हम पाश्चात्य संस्कृति या दूसरी लोगों की संस्कृति के चलते में हम अपनी संस्कृति को नहीं मान पाते। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, चलो यहाँ पे खत्म हो गया। कल आप लोगों को लेके आनी है इकाई 7, ठीक है? हाँ 7, कल 7 ले आना, उसके बाद से फिर 8 लेके आना। तो कल हम इकाई 7 पे काम करेंगे। क्या क्या कह रहे, क्या बोल रहे थे? लड़की स्कूटी क्यों चलाती है? तो सही से बोलो, हिंदी में बोलो भाई। हाँ हाँ, ये तुम पता है उनमें से हो। अब चलो एक सेकंड के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जीवन में एक बात ध्यान रखना, इन्होंने कहा किसी ने एक आध लड़की को देख के मजाक बना दिया तो इन्होंने यही सोच बना ली अपनी। एक गांव था, एक गांव में